Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and today we are going to study the series resonance circuit and the parallel resonance circuit. ये दोनों जो रेजोनेंस सर्किट्स हैं, रेजोनेंस सर्किट्स किन को कहते हैं? रेजोनेंस सर्किट उनको कहते हैं जिनमें रेजोनेंस जो है वो होती है। और रेजोनेंस किन की मदद से होती है? ऐसे सर्किट्स जिनमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो लगे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द एसी वोल्टेज। तो ऐसे सर्किट्स को हम रेजोनेंस सर्किट कहते हैं। अगर वो सीरीज में लगे होंगे सो दे आर नोन एज सीरीज रेजोनेंस सर्किट। और अगर रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जो वो इन पैरेलल आपस में कनेक्टेड होंगे तो भी रेजोनेंस होगी और उन सर्किट को भी हम रेजोनेंस सर्किट ही कहेंगे, लेकिन तब हम उनको पैरेलल रेजोनेंस सर्किट कहेंगे। तो दोनों की करैक्टरिस्टिक्स और दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट में और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में, वो अब हम आज स्टडी करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, इसकी ये एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन है। हम देख सकते हैं कि हमने ये एक रेजोनेंस सर्किट बनाया है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज विद द हेल्प ऑफ द सोर्स वोल्टेज वी। अल्टरनेटिंग सोर्स वोल्टेज है आपका एसी वोल्टेज, और ये तीनों आपस में इन सीरीज लगे हुए हैं। अब जब ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हुए हैं विद द हेल्प ऑफ द एसी सोर्स वोल्टेज, तो किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? कंसीडर RLC सीरीज सर्किट विच इज एक्साइटेड बाय अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हुज फ्रीक्वेंसी कुड बी वेरिड। यानी आप ऐसे अल्टरनेटिंग सोर्स वोल्टेज ले रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरिएबल है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। द इम्पिडेंस डायग्राम ऑफ द सर्किट इज शोन। अच्छा, ये जो है ये इस RLC सीरीज सर्किट की सर्किट डायग्राम है। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम। ये आपकी सर्किट डायग्राम है। और इम्पीडेंस डायग्राम जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, ये जो है ये इसकी इम्पीडेंस डायग्राम है, जो इसकी रे डायग्राम भी कहलाती है। आप इसको इसकी इम्पीडेंस डायग्राम भी कह सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने जब इन तीनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया, एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, ये आपने इंडक्टेंस जो है इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है, और जो उसमें जो रेजिस्टिव इफेक्ट होता है इंडक्टर के अंदर वो उसकी रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। ये एक्सप्रेशन हमने पहले पढ़ा था, XL विच इज इक्वल टू ओमेगा एल, के जो रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर होती है वो XL इज इक्वल टू ओमेगा एल के इक्वल होती है, जबकि कैपेसिटर के अंदर जो उसकी रिएक्टेंस होती है, जो उसकी मुजाहमत होती है, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, वो XC होती है, वेयर XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C। ये भी आपने एक्सप्रेशन पहले देखी थी। और इन दोनों एक्सप्रेशन में आपने ये चीज़ देखी थी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन द केस ऑफ इंडक्टर with the reactance of an इंडक्टर, यानी रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर इंक्रीज होती है एट हाई फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज होती है एट लो फ्रीक्वेंसी। वेयर एज कैपेसिटर में जो है वो इसके इन्वर्स केस था। कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है वो इंक्रीज होती है लो फ्रीक्वेंसी पे और डिक्रीज होती है एट हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसके साथ इन्वर्स रिलेशन था XC का ओमेगा के साथ। सो दे आर डायरेक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स इज वेरी स्मॉल। अगर AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें, आपने ये जो AC वोल्टेज लिया है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत स्मॉल होगी तो XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C इज मच ग्रेटर। ये वही बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इस AC सोर्स वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी स्मॉल ले रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी स्मॉल होने से ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, यू नो दैट ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड दिस ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ठीक है, ये इसका रिलेशन है लीनियर फ्रीक्वेंसी। अगर आप इसकी स्मॉल फ्रीक्वेंसी लेंगे इस AC सोर्स वोल्टेज की, तो स्मॉल फ्रीक्वेंसी पे जो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर होगी वो ग्रेटर होगी, वो लार्ज होगी। ठीक है, वेयर एज XL इज इक्वल टू ओमेगा एल का मतलब है कि आपके पास अगर उस वक्त आप स्मॉल, आपकी जो फ्रीक्वेंसी AC सोर्स की स्मॉल होगी तो उस वक्त जो रिएक्टेंस है ऑफ द इंडक्टर वो भी स्मॉल होगी। ठीक है, सो XC शुड बी ग्रेटर देन XL इन दैट केस। अगर हम सोर्स वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को स्मॉल लेंगे तो उस स्मॉल फ्रीक्वेंसी के ऊपर XC की वैल्यू ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू द XL। ठीक है, क्योंकि XL डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना ओमेगा के, तो अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉल है तो XL भी स्मॉल होगा, लेकिन उस वक्त जो XC है वो कैसी होगी, उसकी लार्ज वैल्यू आएगी आपके पास। सो द कैपेसिटेंस डोमिनेट्स एट लो फ्रीक्वेंसीज। इसका मतलब है कि जो आपका कैपेसिटर है वो लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डोमिनेट करता है एंड द सर्किट बिहेव्स लाइक एन RC सर्किट। और फिर उस केस में सर्किट जो है वो RC सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। इसके बरक्स
हाई फ्रिक्वेंसीज पे क्या होता है कि जब फ्रिक्वेंसीज हाई होंगी तो आपको पता है एक्सएल बराबर है ओमेगा एल के, तो अगर फ्रिक्वेंसी हाई होगी तो इसका मतलब है कि ओमेगा ग्रेटर है, जब ओमेगा बड़ा है तो इसका मतलब है एक्सएल जो रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर है वो भी लार्ज वैल्यू होगी। इट इज़ मच ग्रेटर देन एक्सी, क्योंकि उस वक्त जब लार्ज फ्रिक्वेंसी होगी ओमेगा ग्रेटर होगी तो एक्सी की वैल्यू स्मॉल होगी बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। सो हाई फ्रिक्वेंसीज पर कौन डोमिनेट करेगा? हाई फ्रिक्वेंसी पे जो है वो आपका इंडक्टर डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू द कैपेसिटर, और फिर इन दैट केस द इंडक्टेंस डोमिनेट्स एंड द सर्किट बिहेव्स लाइक आरएल सर्किट, और फिर उस केस में सर्किट जो है वो आपका आरएल सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। इन बिटवीन दीज फ्रिक्वेंसीज, यानी अगर आप ना लो फ्रिक्वेंसीज लें और ना हाई फ्रिक्वेंसीज लें, क्योंकि आपने देखा कि लो फ्रिक्वेंसीज पे आपका सर्किट आरसी सर्किट के तौर पे बिहेव करता है और हाई फ्रिक्वेंसीज पे आपका सर्किट जो है वो आरएल सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। और इन दोनों फ्रिक्वेंसीज के दरमियान में ना लो पे ना हाई पे देयर विल बी अ फ्रिक्वेंसी, एक खास फ्रिक्वेंसी होगी ओमेगा आर, जिस पे ये दोनों रिएक्टेंसेज आपस में इक्वल होंगी, यानी एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्सी, यानी रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर शुड बी इक्वल टू द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। वो खास फ्रिक्वेंसी जिनमें इन दोनों के रिएक्टेंसेस इंडक्टर की और कैपेसिटर की ये दोनों इक्वल होंगी, उस कंडीशन को हम कहेंगे रेजोनेंस, और उस खास फ्रिक्वेंसी को जो है हम कहेंगे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। Thus at resonance the inductive reactance being equal and opposite, तो रेजोनेंस के ऊपर जो रिएक्टेंसीज हैं वो दोनों कैसी होंगी? एक्सएल और एक्सी इक्वल और ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड। ये जो सिचुएशन आपने इंपीडेंस डायग्राम में दिखा रहे हैं ये एट रेजोनेंस की सिचुएशन है, ये रेजोनेंस पे होगा। वैसे तो आपने देख लिया कि बगैर रेजोनेंस के लो और हाई फ्रिक्वेंसी पे आपने देखा कि आपकी लो फ्रिक्वेंसी पे सर्किट जो है वो आरसी सर्किट के तौर पे बिहेव करता है, और हाई फ्रिक्वेंसी पे आपका इंडक्टर डोमिनेट करता है और उस वक्त आपका सर्किट जो है वो आरएल सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। लेकिन अगर आप इन दोनों लो और हाई के दरमियान की बात करें तो उस वक्त रेजोनेंस होगी एक खास फ्रिक्वेंसी पे, और उस पे एक्सएल और एक्सी जो है वो आपस में इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। ये जो सिचुएशन है ये रेजोनेंस की सिचुएशन है। और चूंकि आपके सर्किट में रजिस्टर भी लगा हुआ है या आपने रजिस्टर भी लगाया हुआ, और रजिस्टर की लाइन आपने देखा था कि जब आप उसकी वेक्टर डायग्राम बनाते थे तो रजिस्टर हमेशा अलोंग द हॉरिजेंटल होता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज होते थे। तो ये हॉरिजेंटल लाइन जो है ये आपके रजिस्टर आर को शो कर रही है, ठीक है। अब इस केस में रेजोनेंस के केस में जब ये दोनों बराबर हैं एक्सएल शुड बी इक्वल टू द एक्सी, तो ये आप इधर मेंशन कर सकते हैं एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, और यहाँ से एक्सएल आपको पता है कि बराबर है ओमेगा एल के। ओमेगा के नीचे मैंने छोटा सा आर लिखा हुआ है वेयर आर इज रिप्रेजेंटिंग द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आप ये शो करना चाहते हैं कि ये जो ओमेगा है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, सो दिस इज ओमेगा आर इंटू एल इज इक्वल टू एक्स सी की वैल्यू आपने पुट की 1/ओमेगा सी, ठीक है। ओमेगा के नीचे आर लिखेंगे। अब दोनों ओमेगास को आप इकट्ठा कर सकते हैं एक जगह पे, इसको इधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर दें, सो दिस इज ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, और इंडक्टर को नीचे ले आए सी के साथ, सो इज इक्वल टू 1/LC, या अगर आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, सो दिस इज ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC, ठीक है। वेयर ओमेगा किसके बराबर है आपका? वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। आपने पढ़ा है कि ओमेगा जो है वो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसका रिलेशन जो होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ वो होता है 2πf। तो यहाँ से अगर आप ये वैल्यू इधर पुट करें कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, 2π जो है वो नीचे चला जाएगा दूसरी तरफ, और यहाँ से FR इज इक्वल टू 1/2π√LC। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर जो है वो रेजोनेंस अकर होती है। और चूंकि हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट की बात करें तो यहाँ ये जो रेजोनेंस होगी इट शुड बी अकर एट हाई फ्रीक्वेंसी, यानी आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हाई फ्रीक्वेंसी पे आती है, ठीक है। ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इसकी पीक इस तरह से आ रही है। जब आप करंट और फ्रीक्वेंसी का आपस में जब इधर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसकी पीक हमेशा ऊपर की तरफ आएगी, ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए, ठीक है। रेजोनेंस जो है वो हाई फ्रीक्वेंसीज पे भी होती है और लो फ्रीक्वेंसीज पे भी हो सकती है। तो इसे सीरीज रेजोनेंस सर्किट में आपकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसकी कोई लार्ज वैल्यू आएगी, कोई बड़ी वैल्यू आएगी, और उस वक्त जो करंट है उसकी भी कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये आपको करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बता रहा है। ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो करंट है वो कैसी है, मैक्सिमम वैल्यू आपको दे रहा है विच इज़ I0, ठीक है। एंड दिस I0 इज इक्वल टू V0/R। ये अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR जब आप लिखते हैं, ओहम लॉ आपको कहता है ना कि V इज इक्वल टू IR,
तो यहाँ से आप आई निकाल सकते हैं, दिस इज वी ओवर आर। और हम कह रहे हैं चूंकि इस पॉइंट पे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे जो करंट की वैल्यू है, जैसे फ्रिक्वेंसी की वैल्यू इस वक्त मैक्सिमम है एफ आर, उस पे जो करंट है वो भी मैक्सिमम के वैल्यू ऑफ द करंट है, आप कह सकते हैं दैट इज आई नॉट। और ये आई नॉट इक्वल है वी नॉट ओवर आर, वेयर वी नॉट इज द मैक्सिमम वोल्टेज। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब आपने सबसे पहले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो आपने इसमें कैलकुलेट की है वो कौन सी रिलेशन निकाली है, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ये वाली रिलेशन। ये पहली, ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। जब भी ये क्वेश्चन आएगा पेपर में सीरीज रेजोनेंस सर्किट का या पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का, बहुत दोनों क्वेश्चंस ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो आपने सर्किट डायग्राम भी बनानी है, इंपिडेंस डायग्राम भी बनानी है, इसकी ये जो एक्सप्लेनेशन एंड ये जो डेरिवेशन है छोटी सी, ये करने के साथ साथ ये जो 5 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ये भी आपने लाजमी मेंशन करनी है। और इस ग्राफ के साथ ये ग्राफ भी आपने इसमें मेंशन करना है, ठीक है। क्योंकि ये ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये शो करता है कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए इस ग्राफ का बिहेवियर और तरह से है, और जब आप अभी देखेंगे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में तो उस वक्त इस ग्राफ का बिहेवियर इनवर्स होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आपने लाजमी शो करना है। तो पहला पॉइंट तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का हो गया। सेकंड पॉइंट में हम ये कह रहे हैं द इंपिडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस के ऊपर सर्किट की जो इंपिडेंस है इज रेजिस्टिव, यानी वो रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। सो द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, यानी इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका सर्किट जो है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। और जब आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है तो आपको पता है फिर वो उस केस में जो आपका वोल्टेज और करंट होते हैं वो इन फेज हो जाते हैं। और उस वक्त जो आपका पावर फैक्टर होता है वो 1, यानी कॉस थीटा जो है वो 1 हो जाता है। और पी जैसे आपने पढ़ा था, पी जो आपने कैलकुलेट की थी पावर, वो इक्वल थी वी आर एम एस आई आर एम एस। और यहाँ से आप उसकी मैक्सिमम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो उसका पावर जो इसके साथ पावर फैक्टर आता होता था कॉस थीटा, वो 1 हो जाता है। क्योंकि आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन गया है, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल एंड ऑपोजिट है ना, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकती हैं। तो आपका सर्किट जो है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट इस तरह से आर के तौर पे बिहेव कर सकता है, आर की हॉरिजॉन्टल लाइन। और मैंने आपको कहा था सिर्फ जब आप एसी थ्रू रेजिस्टर पढ़ते थे तभी आप देख सकते थे कि आपकी वोल्टेज और करंट इन फेज होती थी। तो ये वही सिचुएशन आ जाएगी जब ये एक्सएल और एक्स सी की इक्वल और ऑपोजिट हो जाएंगी, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी और आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। और उस वक्त जो आपकी पावर है आउटपुट, वो मैक्सिमम पावर आती है पी इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस, क्योंकि उसका पावर फैक्टर जो है वो 1 के इक्वल होता है। ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। थर्ड जो है इसका वो क्या है कि इंपिडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम। अब आप देख रहे हैं कि करंट जो है वो मैक्सिमम है। अगर करंट मैक्सिमम है तो इसका मतलब है कि सर्किट की जो इंपिडेंस है वो इस वक्त मिनिमम इंपिडेंस है एट दिस फ्रीक्वेंसी एंड इट इज इक्वल टू आर। इस फ्रीक्वेंसी पे, इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर सर्किट की करंट मैक्सिमम है। अगर करंट मैक्सिमम है तो इसका मतलब है कि उस वक्त जो उसकी इंपिडेंस है वो क्या होगी, मिनिमम, ठीक है। टोटल इंपिडेंस ऑफ द सर्किट जो है वो मिनिमम होगी, तभी आपकी करंट जो है वो मैक्सिमम होती है। बिकॉज यू नो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द इंपिडेंस एंड द करंट। अगर इंपिडेंस मिनिमम है तो ही मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकती है सर्किट से। और ये चूंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा है तो उस वक्त जो उसकी इंपिडेंस है वो आर के इक्वल होगी, क्योंकि एक्सएल और एक्स सी जो दो रिएक्टेंसीज हैं ये इक्वल एंड ऑपोजिट थी रेजोनेंस के ऊपर, इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। तो आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, तो उस वक्त जो उसकी इंपिडेंस जी है, इंपिडेंस जी से शो करते थे ना हम, तो जी शुड बी इक्वल टू आर इन दिस केस, क्योंकि आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सोर्स वोल्टेज वी नॉट इज कांस्टेंट, ये आपने अगर आप वी नॉट को सोचे यहाँ पे, ये आपने ओहम लॉ यूज किया था ना, और ओहम लॉ से आपने निकाला था। तो ओहम्स लॉ से आपने ये जो कैलकुलेट की थी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो अगर आप इसमें से वी नॉट को कांस्टेंट कंसीडर कर लें, इफ योर वी नॉट इज कांस्टेंट, तो फिर करंट का इनवर्स रिलेशन है ना रेजिस्टेंस के साथ। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, करंट कम होगी, तो करंट तो इधर मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस इधर कम है, दैट्स व्हाई द करंट शुड बी मैक्सिमम। सो इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सोर्स वोल्टेज वी नॉट कांस्टेंट, द करंट इज मैक्सिमम। करंट कैसे फ्लो कर रही है, इधर से मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर, ये जो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और वो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है वो किसके इक्वल है, वी नॉट ओवर आर। द वेरिएशन ऑफ द करंट विद द फ्रीक्वेंसी, ये आपने इसकी वेरिएशन को शो कर दिया है, करंट और फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन, कि किस तरह से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट जो है वो मैक्सिमम है, बिकॉज रेजिस्टेंस मिनिमम है, इंपिडेंस मिनिमम है सर्किट की, ठीक है। इंपिडेंस बराबर है आर के एंड दिस इज मिनिमम, और जब मिनिमम इंपिडेंस होगी तो उस वक्त जो करंट है वो कैसी होगी, मैक्सिमम करंट आपके सर्किट से फ्लो करेगी, विच इज वी नॉट ओवर आर।
जो लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है कि एट रेजोनेंस VL the voltage drop across the inductance and VC the voltage drop across the capacitance may be much larger than the source voltage। यानी अब आप ये देखें, जब कोई चीज सर्किट में कहीं पे भी जब सीरीज सर्किट लगता है ना, तो सीरीज सर्किट में सेम अमाउंट ऑफ द करंट जो है वो फ्लो करती है। करंट जो है इस पूरे सर्किट से सेम फ्लो कर रही है, तो उस वक्त जो फर्क आता है वो पोटेंशियल डिफरेंसेस का आता है। यानी आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप VR कह सकते हैं। इसी तरह जो इंडक्टर के अक्रॉस, वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको VR कहेंगे। जो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप VL कह सकते हैं, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप VC कह सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी वेरिएबल इन दिस केस। हर दो पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है रजिस्टर के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस, वो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, जबकि करंट इन सब से एक ही करंट जो है वो फ्लो कर रही है इन सीरीज सर्किट। कहीं पे भी सीरीज सर्किट टेकेगा तो करंट की सेम वैल्यू फ्लो करती है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर दो पॉइंट्स के दरमियान में डिफरेंट होगा। जितनी चीजें लगी होंगी सर्किट में उतने पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, आर एक रजिस्टर लगा हुआ है तो रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस और है, इंडक्टर लगा हुआ है तो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू जो है वो VL है। इसी तरह कैपेसिटर लगा हुआ है तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VC है। तो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं इधर, लेकिन करंट शुड बी सेम इन द सीरीज सर्किट। दैट्स वाई उन्होंने कहा है कि एट रेजोनेंस VL जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस द इंडक्टर एंड VC द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर के अक्रॉस जो उसकी पोटेंशियल ड्रॉप है, मे बी मच लार्जर देन द सोर्स वोल्टेज। तो ये जो सोर्स वोल्टेज भी है इसके मुकाबले में ये जो आपकी पोटेंशियल ड्रॉप है इंडक्टर के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस, ये हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा होंगे सोर्स वोल्टेज के मुकाबले में। इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी वो क्योंकि करंट जो आपकी मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है ना इस सीरीज सर्किट में, तो करंट चूंकि मैक्सिमम फ्लो कर रही है तो पोटेंशियल डिफरेंसेस जो इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस हैं वो किस तरह से हैं, वो लार्जर हैं एज कंपेयर टू द सोर्स वोल्टेज भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक प्रॉपर्टी है सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर। ठीक है, अब इसमें और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। एक तो सबसे पहले जो अहम चीज़ जो कॉमन है कि जैसे आपने ये सीरीज सर्किट में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर इन सीरीज लगे हुए थे, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में LC पैरेलल सर्किट होता है, यानी इंडक्टर कैपेसिटर का पैरेलल सर्किट है, एंड इट इज़ एक्साइटेड बाय एन अल्टरनेटिंग सोर्स वोल्टेज हुज फ्रीक्वेंसी कुड बी वेरिड। ये वही बात है जो आपने इसमें कही थी कि अल्टरनेटिंग सोर्स वोल्टेज आप ले रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरिएबल है। द इंडक्टेंस कॉइल L हैज़ द रेजिस्टेंस R विच इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल। इंडक्टेंस की जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है। द कैपेसिटर ड्रॉज अ लीडिंग करंट, और कैपेसिटर से जो है वो लीडिंग करंट फ्लो कर रही है, जबकि इंडक्टर से जो है लैगिंग करंट फ्लो कर रही है। ये आपकी सिचुएशन है, ये सर्किट डायग्राम है ना पैरेलल सर्किट में। ये एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर दोनों आपस में कैसे लगे हुए, पैरेलल में लगे हुए। LC सर्किट है ये आपका, और किसके साथ पैरेलल में लगे हुए दोनों, सोर्स वोल्टेज V के साथ, बल्कि अल्टरनेटिंग सोर्स वोल्टेज V के साथ इन पैरेलल लगे हुए। अब इंडक्टर का काम है टू इंड्यूस द EMF एंड देन द करंट। तो इंडक्टर से जो है वो लैगिंग करंट फ्लो कर रही है, जबकि उसके मुकाबले में कैपेसिटर से आपकी लीडिंग करंट फ्लो कर रही है। सो द करंट थ्रू द कैपेसिटर इज लीडिंग द करंट थ्रू द इंडक्टर। तो कैपेसिटर की करंट लीड कर रही है AC करंट एज कंपेयर टू द इंडक्टर। इंडक्टर में जो AC करंट है वो लैग कर रही है। यानी इस तरह से आप पॉजिटिव वाई में आपकी कैपेसिटर की करंट को ले सकते हैं और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जो है वो इंडक्टर की करंट को ले सकते हैं। और दोनों सिचुएशन में अगर आपकी कैपेसिटर की करंट लीड कर रही है और इंडक्टर की करंट जो है वो लैग कर रही है। करंट्स की बात अब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब पैरेलल में इस तरह से सर्किट लगता है तो पैरेलल में फिर इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करती। जो करंट I फ्लो कर रही थी ड्यू टू द अल्टरनेटिंग सोर्स वोल्टेज V, वो इधर आके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक करंट वो होती है जो यानी I के दो पार्ट्स बन जाते हैं ना, एक IL बन जाएगा, वोल्टेज जो है वो पूरे सर्किट में वो सेम रहेगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस, अब आप सीरीज और पैरेलल सर्किट में आपस में फ़र्क कर सकते हैं। सीरीज सर्किट में आपने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, जबकि करंट सेम जो है वो फ्लो कर रही थी। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि करंट जो है वो अब आपकी वोल्टेज सेम है पूरे सर्किट में, लेकिन जो करंट की वैल्यू है वो डिवाइड हो जाती है। करंट आप देखें कि इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है वो IL है, और उस करंट का जो सेकेंड पार्ट है वो कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो फ्लो करेगा, दैट इज़ IC। और हम ये कह रहे हैं कि करंट जो IC से यानी जो कैपेसिटर करंट है वो लीड कर रही है एज कंपेयर टू द इंडक्टर करंट।
तो ये सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में ये वही बात बन जाएगी कि रेजोनेंस तब होगी जब XL XC के बराबर होगी, यानी ये वही बात रहेगी जैसे आपने सीरीज रेजोनेंस सर्किट में देखा था। ठीक है, सो द टू ब्रांच करंट्स आर इक्वल बट ऑपोजिट, दोनों ब्रांच करंट्स जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन में, एक अगर पॉजिटिव वाई में है तो दूसरी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगी। हैंस दे कैंसल आउट, और ये एक दूसरे को, ये दोनों ब्रांच करंट्स हैं, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी, और कैंसिल आउट विद द रिजल्ट दैट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इज जीरो, और फिर ये करंट इतना मिनिमम फ्लो कर, इसी की वजह से चूंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को इक्वल ऑपोजिट कैंसिल कर रही है, इस वजह से आपकी करंट तकरीबन जीरो को अप्रोच कर जाएगी, यानी करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी। एक्चुअली में हम ये नहीं कह सकते कि करंट जो है वो जीरो हो गई है, करंट इज नॉट जीरो, एक्चुअली करंट कभी जीरो नहीं हो सकती, मिनिमम हो सकती है। ठीक है, तो इट शुड यानी आप कह सकते हैं बट इट हैज़ अ मिनिमम वैल्यू ड्यू टू द स्मॉल रेजिस्टेंस आर ऑफ द कॉइल, इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि करंट जो है वो जीरो हो गई है। ड्यू टू द मिनिमम रेजिस्टेंस आर ऑफ द कॉइल या स्मॉल रेजिस्टेंस आर ऑफ द कॉइल का मतलब है कि जब कॉइल किसको कह रहे हैं, आप अपने इंडक्टर को कह रहे हैं, इंडक्टर की स्मॉल रेजिस्टेंस की वजह से ही उसमें इतनी करंट है कि वो करंट, जो करंट ऑफ द इंडक्टर है वो इन मैग्नीट्यूड करंट ऑफ द कैपेसिटर के इक्वल है, यानी हम कह रहे हैं ना इक्वल एंड ऑपोजिट करंट्स हैं आपकी कैपेसिटर और इंडक्टर की, वरना अदरवाइज इंडक्टर की करंट इतनी होती ही नहीं है कि वो कैपेसिटर की करंट के इक्वल हो सके मैग्नीट्यूड में। वो जो स्मॉल रेजिस्टेंस आर ऑफ द कॉइल है उसी की वजह से उसकी करंट का इतना मैग्नीट्यूड है कि वो कैपेसिटर के करंट के इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो सकता है। ठीक है, तो पैरेलल में और सीरीज सर्किट में जो हमने बेसिक डिफरेंस देखा है वो करंट और वोल्टेज का है, कि वहां पे वोल्टेज डिफरेंट थी, जितनी कंपोनेंट्स लगे हुए थे सबके अक्रॉस आपने देखा था सीरीज सर्किट में कि पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इज फ्लोइंग द सेम थ्रू द सर्किट, और पोटेंशियल डिफरेंट ड्रॉप जो था वो अक्रॉस डिफरेंट जो है पॉइंट्स वो डिफरेंट था। जबकि पैरेलल सर्किट में आप देख रहे हैं कि वोल्टेज इज सेम थ्रू आउट द सर्किट, लेकिन करंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, यानी टोटल करंट आई जो है वो अब टू ब्रांचेस में आप देख रहे हैं, टू कंपोनेंट्स लगे हुए ना इस सर्किट में, एल और सी, तो दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो दोनों के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है वो डिफरेंट है। आईएल में आप देख रहे हैं कि जो है आईएल के जो इंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो कर रही है आईएल वो लैग कर रही है एज कम्पेयर टू द करंट थ्रू द कैपेसिटर वो लीड कर रही है, और दोनों एक दूसरे के चूंकि इक्वल और ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, दैट्स व्हाई द करंट विल अप्रोच टू जीरो, बट एक्चुअली इट इज नॉट जीरो, इट इज मिनिमम। सो अब जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स की वो क्या होंगी कि नंबर वन, द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इसकी भी वही है जो आपने पहले कैलकुलेट की थी, FR इज इक्वल टू 1/2π√LC, ये उसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे जैसे आपने लास्ट ईयर किया था कि XL इज इक्वल टू XC, क्योंकि रेजोनेंस आती ही इस सिचुएशन पे कि जब दोनों की जो रिएक्टेंसीज हैं इंडक्टर और कैपेसिटर की वो कैसे होंगी, एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। सो XL आपको पता है वो बराबर होता था ओमेगा L के, और XC बराबर होता था 1/ωc। ओमेगा के नीचे आप स्मॉल r लिख सकते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के लिए, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2πf और f के नीचे r और इंटू L इज इक्वल टू 1/2πf और f के नीचे r और ये है c। फिर हमने इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, इस काम को मैं इधर कर लेती हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। सो यू कैन राइट FR² इज इक्वल टू 1/4π² LC, जब ये 2 2s 4 हो जाएगा और ये पाई का स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज LC। नो यू कैन टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स एंड FR इज इक्वल टू 1/2π√LC। दिस इज द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, चाहे आप सीरीज रेजोनेंट सर्किट की बात करें या आप पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की बात करें, दोनों रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में फर्क ये है कि ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का अगर आप अब ग्राफ देखें बिटवीन करंट एंड द फ्रिक्वेंसी, सो दिस रेजोनेंस विल अकर एट वेरी लो फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है जो इस रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे आपको आ रही है वो भी मिनिमम वैल्यू ऑफ द करंट आप देख रहे हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर करंट इज मिनिमम इट मींस द इम्पिडेंस शुड बी मैक्सिमम ऑफ दिस सर्किट, तो आपकी जो इम्पिडेंस है इस सर्किट की वो कैसी होगी, मैक्सिमम इम्पिडेंस होगी और वो रेजिस्टिव होगी। रेजिस्टिव का मतलब है कि आपकी इम्पिडेंस जी जो है वो R के बराबर होगी, आपका सर्किट जो है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा और इम्पिडेंस जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। सो एट रेजोनेंस द करंट इज मिनिमम एंड इट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि जब आपका सर्किट जो है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है तो आपकी वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेज हो जाती हैं। या आपने जब AC थ्रू रजिस्टर पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था
एंड सो द पावर फैक्टर इज 1। ये वही बातें हैं जो अभी आपने पीछे उसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ी हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट में। तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें सेम है। द वेरिएशन ऑफ द करंट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, वो हमने दिखा दी है कि ये किस तरह से वेरी कर रहा है। पी को इसका इन्वर्स हो गया। वहां पे आपने देखा था सीरीज रेजोनेंस सर्किट में कि पी किस तरह से ऊपर को था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आ रही थी और करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम आ रही थी इस मैक्सिमम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और उस वक्त जो इंपेडेंस ऑफ द सर्किट थी वो मिनिमम थी, लेकिन चाहे वो मिनिमम थी उस वक्त इंपेडेंस उसके रेजिस्टेंस आर के ही बराबर थी और आपकी जो एसी सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा था। ये जो आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट था ये आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट था। सिमिलरली पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में भी अब आपका ये जो सर्किट है ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा है, लेकिन अब आपकी इंपेडेंस जी जो कि आर के बराबर है ये अब आपकी कैसी वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है इस इम्पिडेंस की। और ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम इम्पिडेंस के ऊपर जो करंट है वो कैसी होगी, मिनिमम करंट फ्लो करेगी। ठीक है, सो द करंट शुड बी मिनिमम एट दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और पावर फैक्टर, चूंकि आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो करंट और वोल्टेज इन फेज होंगे और पावर फैक्टर जो है वो 1 होगा जैसे सीरीज में था। लास्ट प्रॉपर्टी जो जरा सी इसकी डिफरेंट है सीरीज रेजोनेंस सर्किट से वो ये है कि एट रेजोनेंस द ब्रांच करंट्स की हम बात करें। उसमें जब हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी सीरीज रेजोनेंस सर्किट में तो आपने वोल्टेजेस की बात की थी कि रेजोनेंस के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है, क्योंकि उसकी वोल्टेज डिफरेंट थी ना, करंट सेम थी, वोल्टेज इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज इज सेम एंड द करंट्स आर डिफरेंट। तो हम कहेंगे एट रेजोनेंस द ब्रांच करंट्स आई एल एंड आई सी जो है में ईच बी लार्जर देन द सोर्स करंट आई आर। तो जो सोर्स करंट है आप इसको रेजोनेंट करंट भी कह सकते हैं, उसके मुकाबले अब आपकी जो है रेजोनेंस के ऊपर जो ब्रांच करंट्स आई एल और आई सी हैं वो मे बी लार्जर देन दिस सोर्स करंट आई आर के मुकाबले में ये ब्रांच करंट्स उससे ज़्यादा होंगी। ठीक है, रेजोनेंस ये इसकी जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी है एज कम्पेयर टू द सीरीज रेजोनेंस सर्किट, जहां हमने पोटेंशियल डिफरेंसेस की बात की थी कि वीएल और वीसी जो है वो मे बी लार्जर देन द सोर्स वोल्टेज। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रेजोनेंस पे ब्रांच करंट्स आईएल और आईसी जो है वो मे बी लार्जर देन द सोर्स करंट। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है, बाकी इसकी ऑलमोस्ट सारी सेम प्रॉपर्टीज हैं जैसे सीरीज रेजोनेंस सर्किट की। ठीक है, सिर्फ फर्क ये है कि इम्पिडेंस जो है वहाँ मिनिमम थी और जहाँ इम्पिडेंस जो है वो मैक्सिमम है और करंट मिनिमम है। अब इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस जो है आपकी वो लो फ्रिक्वेंसीज पे भी हो सकती है, जैसे कि इस पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में आप देख रहे हैं जैसे आपके रेडियो चैनल्स होते हैं, रेडियो चैनल्स की जो ट्यूनिंग होती है जैसे FM 101 है या FM 99 पॉइंट समथिंग, यानी जितने भी रेडियो चैनल्स हैं आपने देखा है वो लो फ्रिक्वेंसीज पर उनकी रेजोनेंस होती है, क्योंकि रेजोनेंस के बगैर तो टीवी आपका जो चैनल है वो ट्यून ही नहीं हो सकता ना। टीवी चैनल्स जो होते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेंस करते हैं, उनकी रेजोनेंस जो है वो किलो हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में होती है। तो वहाँ पे सीरीज रेजोनेंस सर्किट काम आता है, वहाँ भी रेजोनेंस हो रही होती है लेकिन वो हाई फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेंस हो रही होती है। तो चाहे लो फ्रिक्वेंसी पे अगर आप स्मॉल रेडियो स्टेशंस की बात करें तो वहाँ भी रेजोनेंस होती है, लेकिन लो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट वहाँ काम कर रहे होते हैं, वहाँ लो फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस होती है। और जबकि आपके टीवी चैनल्स पे और उनके लिए मेगा हर्ट्ज में, जहाँ किलो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसीज रिक्वायर्ड होती हैं, वहाँ भी अगर आप टीवी चैनल आप ट्यूनिंग करके देख सकते हैं ना, वैसे तो आप देख नहीं सकते, तो वहाँ पे रेजोनेंस जो है वो हाई फ्रीक्वेंसीज पे हो रही होती है, तो वहाँ सीरीज रेजोनेंस सर्किट काम कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे अब आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हमने शुरू में ये बात की थी कि लो और हाई फ्रिक्वेंसीज के ऊपर, लो फ्रिक्वेंसीज पे आपका जो रेजोनेंस सर्किट जो है वो आरसी सर्किट के तौर पे बिहेव करता है लो फ्रिक्वेंसीज के ऊपर, और हाई फ्रिक्वेंसीज पे जो है जो रेजोनेंस सर्किट है वो आरएल सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। तो हमने कहा था इन बिटवीन लो और हाई फ्रिक्वेंसीज हम ये बात करें। यहाँ हम जो लो और हाई फ्रिक्वेंसीज की बात कर रहे हैं उससे मुराद है हमारी लार्ज वैल्यूज ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो कि आपको सीरीज रेजोनेंस सर्किट में मिलती हैं, लार्ज वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज की हमें लार्ज वैल्यूज मिलती हैं। और ये जो हम बार बार लो फ्रीक्वेंसीज की बात करें इससे मुराद हमारी यहाँ है, इसका हमारा मतलब ये है कि जो स्मॉल वैल्यूज ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज है, यानी हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रेजोनेंस है वो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर स्मॉल वैल्यूज ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर रेजोनेंस हो जाती है, और जबकि सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर जो रेजोनेंस है वो लार्ज वैल्यूज ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर होती हैं। तो यहाँ आप लो और हाई से मुराद ये नहीं है कि जो आपने शुरू में बात की है, यहाँ से हम ये बात कर रहे हैं कि रेजोनेंस हाई वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर भी हो जाती हैं इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट, और ये जो रेजोनेंस है ये लो वैल्यूज ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर भी हो जाती हैं इन द केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। ठीक है।
रेजोनेंस सर्किट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलसी सर्किट जो है वो आपके घरों के एंटीना वगैरह में भी ये एलसी सर्किट काम कर रहा होता है, आपके रिमोट्स में एलसी सर्किट काम कर रहे होते हैं, जिनमें कैपेसिटर से जो है वो आप ट्यूनिंग ऑफ डिफरेंट चैनल्स को वेरी करा सकते हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज को। और इंडक्टर जो है वो आपका जो एंटीना लगा होता है वो उन चैनल्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज जो हमारी एटमॉस्फेयर में होती हैं उनको कैच करने में हेल्प करता है। तो फिर विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर, इन दोनों का जो कम्बिनेशन है एलसी सर्किट का, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी देते हैं और उस रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ऊपर आप जो भी चैनल ट्यून करना चाहते हैं, चाहे टीवी पे करें चाहे रेडियोस के ऊपर करें, वो ट्यून हो जाते हैं। दैट्स वाई ये एलसी सर्किट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लो फ्रिक्वेंसीज पे भी और हाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस के लिए भी। यानी आपकी जो है लो फ्रिक्वेंसीज में पैरेलल सर्किट्स में और हाई फ्रिक्वेंसीज में सीरीज रेजोनेंस में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने सर्किट डायग्राम, उसकी आपने ये जो है इसकी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करंट और फ्रिक्वेंसी की, इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। और वहाँ पे आप ये जो फ्रिक्वेंसी, जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो करंट मिल रही होती है उसको आप IR भी कह सकते हैं। ये मिनिमम है इस वक्त इस मिनिमम फ्रिक्वेंसी के ऊपर। वहाँ पे आपने देखा था सीरीज रेजोनेंस सर्किट में वो करंट मैक्सिमम थी, उसको आप रेजोनेंट करंट IR से भी शो कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू V0/R। ठीक है, I0 से भी शो कर सकते हैं और चूंकि मैक्सिमम करंट थी वहाँ पे तो उसको आप IR से भी रेजोनेंट करंट के तौर पे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी बातें थी। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। फाइंड द कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द रेजोनेंस सर्किट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 किलो हर्ट्ज। ये आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उन्होंने दी हुई है 1000 किलो हर्ट्ज विद एन इंडक्टर ऑफ 5 मिली हेनरी। इंडक्टर भी दिया हुआ, उसकी इंडक्टेंस है 5 मिली हेनरी से आप ऐसे यूनिट में कर सकते हैं 5 × 10⁻³ मिली की वैल्यू डाल के हेनरी। सी आपने निकालनी है कैपेसिटेंस। आप इसको भी, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसको भी ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करें, किलो को खोल लेंगे। सो दिस इज 1000 और किलो जो प्रीफिक्स है उसकी जगह × 10⁻³ और हर्ट्ज, इसको भी आप ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। और ये भी ऐसे यूनिट में, अब आप इसको इधर वैल्यूज पुट करेंगे। सो दिस इज आपने, ये आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है FR = 1/2π√LC। यहाँ से C चाहिए तो पहले आप टेक स्क्वायर्स ऑन द बोथ साइड्स और दोनों तरफ का स्क्वायर लेके C को आप सेपरेट कर लेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे और FR को नीचे ले आएंगे। और उसके बाद आप ये वैल्यूज़ जो हैं ये इधर सारी पुट करेंगे और ये आपके पास आ जाएगी 5.09 पिको फैरड। ये कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर आएगी। पिको जो है वो शो करता है, ये पिको जो प्रीफिक्स है आपको अगर याद हो ये होती है 10⁻−12। ठीक है, तो ये 10⁻−12 को शो करती है। एंड फैरड इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो आई होप स्टूडेंट्स से जो हमने जितना पढ़ा है दैट्स इनफ फॉर टुडे। आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई मसला, कोई परेशानी हो, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सीरीज रेजोनेंस सर्किट भी और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट भी। तो विद आपने इनकी सर्किट डायग्राम, इनकी इम्पिडेंस डायग्राम, इनकी ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और साथ ही जो प्रॉपर्टीज़ हैं 5, ये लाजमी आपने मेंशन करनी है। तो फिर आपको पूरे 5 मार्क्स जो हैं वो इसके मिलेंगे। और अगर आपको कोई परेशानी हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड until the next lecture, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also like my channel, share my channel, and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.